भारत माता की। ये कुछ लोग दूसरी मंजिल पे हैं, कुछ लोग तीसरी मंजिल पे हैं। कोई गिर जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा भैया। एक बार नई सरकार बनने दो, आप और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हो, विश्वास रखिए। लेकिन अभी कम से कम नीचे उतर जाएगी। मुझे चिंता रहेगी कुछ हो गया तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। मंच पर विराजमान केंद्र सरकार में मेरे साथी श्रीमान अनंत कुमार जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, विधानसभा के नेता श्री नंद किशोर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी, श्रीमान गिरिराज सिंह, श्रीमान राम कृपाल यादव जी, श्रीमान रामविलास पासवान जी और हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका चेहरा सदा हंसता रहता है, ऐसे हमारे जितन राम मांझी जी, मेरे साथी श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे सबसे पुराने वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोपाल नारायण जी, श्रीमान शकुनी चौधरी जी, सांसद श्री अरुण कुमार जी, पूर्व सांसद श्रीमान एन.के. सिंह, राज्य के पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार के कोना कोना से आयल हमार भाई और बहन लोग, रौरा सबके शत शत प्रणाम। जब मेरे से यहां इस कार्यक्रम के लिए समय मांगा गया, मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा हुजूम मुझे देखने को मिलेगा। जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुझे जो आपका जज्बा नजर आ रहा है, सारे पॉलिटिकल पंडित
ये एक कार्यक्रम देख लें, नतीजा साफ दिखता है अगली सरकार किसकी बनने वाली है। भाइयों बहनों, जब हम पहले सोशल मीडिया में कभी ट्वीट करते थे तो यहां के एक नेता बड़ी मजाक उड़ाते थे और वो कहते थे ये चहकते हैं। बोले चहकना, बड़ा मखौल उड़ाते थे। आज उन्होंने भी चहकने का रास्ता पसंद कर लिया और आज जब मैं उतरा तो उन्होंने ट्वीट किया था कि 14 महीने के बाद आप बिहार आ रहे हैं, आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री जी, स्वागत के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। वक्त कैसे बदलता है और बदले हुए व्यक्ति का अंजाम कैसा होता है। वो भी एक वक्त था, वो कहा करते थे हमारे पास एक मोदी है, दूसरे मोदी की क्या जरूरत है। बिहार में आपको आने की क्या आवश्यकता है, आप बिहार मत आइए। और आज देखिए अपनों का विरह कितना परेशान करता है, अपनों की दूरी कैसी बेचैन बनाती है। पिछले 10 साल के जो प्रधानमंत्री थे वो 10 साल में एक बार हवाई निरीक्षण करने आए थे और मेरा 14 महीना का विरह भी यहां के मुख्यमंत्री को परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है। एक एक दिन कितना भारी गया होगा उनका। अपनों से जब इतना प्यार होता है, इतना लगाव होता है, तो उनकी जरा दूरी मुश्किल ही करती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अब आ गया हूं। आपको अब ज्यादा विरह झेलना नहीं पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब दोगे? आपको लगता है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, हालात बदलने चाहिए, स्थिति बदलनी चाहिए, अंधेरे से उजाला होना चाहिए, बेरोजगारी से रोजगारी आनी चाहिए, गुंडागर्दी से मुक्ति चाहिए, सुख शांति की जिंदगी चाहिए। अगर भाइयों बहनों, अगर ये चाहिए तो मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देश की आजादी से बिहार के लोगों ने जो सपनों संजोए हैं, मैं 60 महीने के भीतर भीतर आपको पूरे करके दूंगा। ये मैं आपको वादा करने आया।
हम जिम्मेवारियों से भागने वाले लोग नहीं हैं, हम जिम्मेवारियों को लेने वाले लोग हैं। मैं कभी कभार समझ सकता हूं कि एकाध व्यक्ति के प्रति हमारी राजी नाराजी हो। मैं ये भी समझ सकता हूं किसी का चेहरा हमें पसंद न आता हो। मैं ये भी समझता हूं हमारे राजनीतिक भविष्य में शायद कहीं टकराव नजर आता हो। लेकिन अरे भाई, इतना मैं बुरा था तो कमरे में आकर के एक चांटा मार देते, गला घोंट देते। आपने एक व्यक्ति के प्रति गुस्से में आकर के पूरे बिहार की विकास यात्रा का गला घोंट दिया, गला घोंट दिया। क्या ये लोकतंत्र होता है? क्या लोकतंत्र के ये तौर तरीके होते हैं? मैं समझता हूं राजनीति में मतभेद भी हो सकते हैं, राजी नाराजी भी हो सकती हैं। अरे गुस्सा निकालने के लिए आकर के मेरा गला भी घोंट देते, लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं है कि आपने हमारे साथ क्या किया। मुझे दुख इस बात का है कि आपने बिहार की जनता के साथ क्या किया। आपने यहां के लोग जंगल राज से मुक्ति के लिए आपके पीछे खड़े हो गए और आज फिर से आप बिहार को उसी जंगल राज की ओर घसीट रहे हो। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या बिहार में वो जंगल राज के दिन दोबारा चाहिए? ये वो मौत का खेल दोबारा चाहिए? ये गुंडागिर्दी दोबारा चाहिए? ये लूट खसोट चाहिए दोबारा? मेरे बिहार के भाइयों बहनों को इस हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव किसकी सरकार बने किसकी न बने इसके लिए नहीं है। ये चुनाव बिहार के नौजवानों का भविष्य तय करने के लिए है। ये चुनाव बिहार के किसानों का भाग्य बदलने के लिए है। ये चुनाव बिहार की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, विकास के रास्ते पर गए बिना बिहार का भला नहीं होगा। और इसलिए मैं आज आग्रह करने आया हूं कि आप आइए। आपने हर किसी को आजमा लिया है, हर प्रकार के मॉडल आप देख चुके हो। एक बार हमें भी आजमा करके देख लीजिए। एक बार हमारे इस एनडीए के साथियों को बिहार की जनता की सेवा करने का अवसर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज देखिए, हमारी दिल्ली सरकार का जरा लेखा जोखा लीजिए। मैं नहीं जानता हूं यहां के पॉलिटिकल पंडितों ने कभी हिसाब लगाया कि नहीं लगाया है। दिल्ली में मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री, सबसे महत्वपूर्ण मंत्री, सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट अगर किसी के पास है तो मेरे इन बिहार के नेताओं के पास है। एक प्रकार से बिहार के नेता आज पूरे हिंदुस्तान को चला रहे हैं। ये ताकत बिहार को कहां से कहां ले जा सकती है, इसका आप अंदाज कर सकते हो। भाइयों बहनों, आपने मुझे 5 साल के लिए चुन करके भेजा है और बिहार ने तो भारी समर्थन किया है, भारी समर्थन किया है। मैं बिहार की जनता को
शत शत वंदन करता हूं, आपने मुझे जो समर्थन किया इसलिए। मुझे बताइए, जो लोग ये कहते रहे हैं कि हम मोदी को बिहार में घुसने नहीं देंगे, हम मोदी को बिहार में आने नहीं देंगे, हमें मोदी की बिहार में जरूरत नहीं है, अगर ऐसे लोग सरकार बनाएंगे और दिल्ली से कोई नाता ही नहीं रखेंगे तो बिहार का भला होगा क्या? क्या इस देश में एक सरकार दूसरी सरकार से लड़ती रहे, इससे किसी राज्य का भला होगा क्या? ये लड़ाई वाली सरकारें चाहिए कि कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली सरकार चाहिए? भाइयों बहनों, मैं दिल्ली में बैठ करके जो भी इस पूरे देश पर के संसाधन है, एक बार बिहार की सेवा का अवसर दीजिए, आपके काम आते हैं कि नहीं आते आप देख लीजिए भाई। मैं तो यहां हैरान हूं, मेरा जन्म गुजरात की धरती पर हुआ, द्वारकाधीश गुजरात में है, भगवान श्री कृष्ण गुजरात के लोगों के आराध्य देव हैं। यदुवंश की उत्तम परंपरा को निभाने का काम गुजरात की धरती पर सदियों से होता आया है। लेकिन हम जिस कृष्ण के पुजारी हैं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, मुझे तो कृष्ण की एक बात बराबर याद रहती है। जब वो बालक थे और काली नाग के कारण लोग परेशान थे, तो बालक कृष्ण ने ताकत दिखा करके काली नाग का शिरच्छेद कर दिया था। कर दिया था कि नहीं कर दिया था? काली नाग को खत्म किया था कि नहीं किया था? और आज यदुवंश की बातें करने वाले लोग रो रहे हैं, हमें जहर पीना रहा पड़ रहा है, हमें जहर पीना पड़ रहा है, हमें जहर पीना पड़ रहा है। अरे कृष्ण का वंशज जहर पीता नहीं, काली नाग को वंश को ही खत्म कर देता है। यही तो उसकी ताकत होती है। और आपने तो जहर पिया क्योंकि आपका स्वार्थ है। अपने बेटी बेटियों के लिए कुछ आपको इंतजाम करना है, लेकिन आपने सभी यदुवंशियों को जहर पीने के लिए मजबूर क्यों किया? उनको जहर पीने के लिए मजबूर क्यों कर दिया? क्या गुनाह है उनका? और इसलिए मैं तो हैरान हूं, अखबारों में पढ़ते हैं यहां पर क्या चर्चा चल रही है, यहां के किसानों का भला होगा कि नहीं होगा, चर्चा नहीं हो रही। नौजवान को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चर्चा नहीं हो रही है। गुंडागिर्दी खत्म होगी कि नहीं होगी, चर्चा नहीं हो रही है। उद्योग कारखाने लगेंगे कि नहीं लगेंगे, चर्चा नहीं हो रही है। गांव में बिजली आएगी कि नहीं आएगी, चर्चा नहीं हो रही है। किसानों को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा क्या हो रही है? कौन सांप है, कौन सांप नहीं है, कौन जहर पीता है, कौन जहर पिलाता है। अरे भाई, ये तुम दोनों तय कर लो, तुम दोनों तय कर लो, सांप कौन है, जहर कौन है, कौन जहर पिलाता है, कौन जहर पीता है। आप दोनों का अंदरूनी मामला है, कमरे में बैठ करके तय कर लो। इस बिहार की जनता को जहर पीने के लिए मजबूर मत करो। यह आपका अंदरूनी मामला है। बिहार की जनता को तो पीने का पानी चाहिए, बिहार के नौजवान को रोजगार चाहिए, बिहार में उद्योगों का विकास चाहिए, बिहार में सड़कें चाहिए। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव तो अब आए हैं। ये पिछले चुनाव में जब वोट लेने निकले थे, अभी रामविलास जी बता रहे थे, उन्होंने अपने भाषण में भी कहा, उन्होंने आपको कहा था कि अगर 2015 में अगर मैं आपको बिजली न पहुंचाऊं
तो मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा, ऐसा कहा था। याद करो, कहा था। बिजली नहीं दूंगा तो वोट नहीं मांगूंगा, ये कहा था। बिजली नहीं दूंगा तो वोट नहीं मांगूंगा, कहा था भाई। उन्होंने कहा था। बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई, नहीं आई ना। वो वोट मांगने के लिए आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? आपका भरोसा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपका भरोसा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपकी पीठ में छुरा भोंका कि नहीं भोंका? अरे हमारी छोड़ो, आपके भी पीठ में छुरा भोंकना, ये जिन लोगों के कारनामे रहे हैं, ऐसे लोगों पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, बिहार का भाग्य बदलने के लिए। बिहार के पास न सिर्फ बिहार का भाग्य बदलने के लिए, लेकिन बिहार के पास पूरे हिंदुस्तान का भाग्य बदलने की ताकत है मेरे भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान का। इतने प्राकृतिक संसाधन है, इतने उत्तम प्रकार का मानव बल है, इतनी महान शक्ति का स्रोत है, जो कभी सदियों पहले पूरा देश जिस धरती के लिए गर्व करता था, उस धरती के संतानों में आज भी वो ताकत है हिंदुस्तान को गर्व दिलाने की। वो मुझे पुनः वापस लाना है भाई, वो मुझे पुनः वापस लाना है। और इसलिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, अब सवाल ये परेशानियां ज्यादा से ज्यादा 100 दिन है। 100 दिन के बाद बिहार की जनता इनकी छुट्टी कर देगी। बिहार की जनता अब इस प्रकार के लोगों को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मैं तो हैरान हूं। एक बार मैं पटना आया था, हमारी पार्टी की कार्य समिति की मीटिंग थी, और यहां के मुख्यमंत्री ने हमको खाने पर बुलाया था। अब हमारी थाली उन्होंने छीन ली। भोजन पे बुला करके कभी कोई थाली छीन लेता है क्या? कोई थाली छीन लेता है क्या? ये लालू जी कह रहे हैं मैं आज जहर पी रहा हूं, मैंने तो उस दिन भी जहर पिया था। और तब मेरे मन को जरा चोट पहुंची थी। क्या राजनीति में इतनी छुआछूत? क्या सार्वजनिक जीवन के ये संस्कार कि टेबल पर परोसी हुई थाली खींच लेना? मेरे मन को बड़ी चोट पहुंची थी। मैं कभी बोला नहीं कभी उसका मला रखा, मैंने मन में रखा ठीक है भाई। लेकिन जब जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। क्योंकि लोकतंत्र का डीएनए ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र का डीएनए अपने विरोधियों को भी आदर और सत्कार देने का होता है। लेकिन भाइयों बहनों, इन्होंने जो लोकतंत्र सीखा है, इन्होंने जो लोकतंत्र चलाया है, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस का क्या हुआ, इसी धरती से जुड़े थे जॉर्ज फर्नांडिस, इनके साथ क्या किया गया, सुशील मोदी जो कंधे से कंधा मिला करके दौड़ते थे, उनके साथ क्या किया, ये सारे नेता
कभी न कभी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया है, उनके साथ क्या किया? क्या भाइयों बहनों, अब भी लोकतंत्र के इस डीएनए को आप नहीं समझ पाएंगे क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ करेंगे क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ करेंगे क्या? भाइयों बहनों, और इसलिए आज मैं आग्रह से कहने आया हूं कि बिहार को हम ऐसे तत्वों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। बिहार में दोबारा जंगल राज नहीं आने देंगे, ये बिहार की जनता को शपथ लेना चाहिए। ये आरजेडी का पूरा अर्थ मालूम है क्या? आरजेडी का पूरा अर्थ मालूम है क्या? आरजेडी का पूरा अर्थ मालूम है क्या? आरजेडी का पूरा अर्थ होता है रोजाना जंगल राज का डर। आरजेडी का मतलब होता है रोजाना जंगल राज का डर। आरजेडी का मतलब क्या होता है? आरजेडी का मतलब 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 रोजाना जंगल राज का डर। क्या ये रोजाना जंगल राज का डर चाहिए क्या आपको? उस डर से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव ये रोजाना जंगल राज के डर से मुक्ति का चुनाव है। ये रोजाना जंगल राज के डर से मुक्ति का चुनाव है। और इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे भाइयों बहनों, आप देखिए पहले भी सरकारें हुई, बिहार के साथ क्या हुआ है और हम बिहार के साथ क्या कर रहे हैं। आज मैं अनेक कार्यक्रमों का उद्घाटन करके आया हूं, शिलान्यास करके आया हूं। हजारों करोड़ की बैंड सौगात आज बिहार की धरती को दे करके आया हूं। भाइयों बहनों, एक झूठ फैलाया जा रहा है 13th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन के संबंध में। भाइयों बहनों, 2010 से 15 जब किसकी सरकार थी आपको मालूम है? उस सरकार ने बिहार को जो फाइनेंस कमीशन का पैसा दिया वो था करीब 1.5 लाख करोड़। 2010 से 15, अब 2015 से 20 हमारी बारी है। हमने क्या देना तय किया? 4.25 लाख करोड़ रुपया। 4.25 लाख करोड़ रुपया। पहले क्या मिलता था? 1.5 लाख करोड़। कितना कितना कितना? अब कितना मिलेगा? 4.25 लाख करोड़ रुपया। कितना कितना? 4.25 लाख करोड़ रुपया बिहार की जनता की झोली में आएगा। मुझे बताइए, विकास के काम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? विकास के काम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? मुझे बताइए। भाइयों बहनों, इन्होंने वादा किया था बिजली नहीं तो वोट नहीं, कहा था। उन्होंने तो कुछ किया नहीं और न भी कभी मेरे पास आकर के कहा। लेकिन भाइयों बहनों, मेरी सरकार के बनने के बाद मैंने जब विदेश यात्रा के लिए गया तो सबसे पहले मैं भूटान गया। बहुत छोटा देश है,
बिहार से तो बहुत कम आबादी है, बहुत कम, पटना से भी कम। भूटान गया और भूटान में जाकर के कौन सा करार किया, कौन सा निर्णय किया? भूटान के अंदर भारत सरकार धन लगाएगी और पानी से पैदा होने वाली बिजली, हाइड्रो प्रोजेक्ट, जल विद्युत, उसके लिए करार किया, शिलान्यास किया। और भाइयों बहनों, भूटान में जो बिजली पैदा होगी उसका सबसे ज्यादा हिस्सा ये मेरी बिहार की जनता को दिया जाएगा। ये निर्णय हमने किया और सरकार बनने के बाद मेरी पहली विदेश यात्रा में काम किया। दूसरी विदेश यात्रा मैंने नेपाल में की। नेपाल में भी जल विद्युत का करार किया और वहां से भी बिजली बनकर के कहां आएगी? इसी इलाके में आएगी। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आज इतना बड़ा बिहार, 300 मेगावाट बिजली के भी आप मालिक नहीं हो, जबकि आपको 5000 मेगावाट बिजली की जरूरत है। ये सरकारों ने सिर्फ 300 मेगावाट बिजली बनाई है। बाकी बिजली ये बना पाएंगे क्या? इतने सालों में बिजली नहीं दे पाए, वो दे पाएंगे क्या? दे पाएंगे क्या? मैं वादा करता हूं, मेरा अनुभव है, मैंने करके दिखाया है। मैं बिहार में 24 घंटे घरों में बिजली देने का वादा करने के लिए आया हूं। और बिजली आती है तो अकेली बिजली नहीं आती। बिजली आती है तो सिर्फ घर में रोशनी आती है, ऐसा नहीं है। बिजली आती है, उसके साथ ही जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अगर बच्चों को पढ़ाई करनी है, कंप्यूटर सीखना है, बिजली आने के साथ वो भी शुरू होता है। अरे मोबाइल फोन चार्ज करना हो तो भी दूसरे गांव जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता है? मोबाइल फोन कितना ही महंगा क्यों ना लाए हो, लेकिन आपके काम नहीं आता है, क्योंकि पटना में बैठी हुई सरकार आपको बिजली नहीं देती है, बिजली नहीं देती। मुझे बताइए, आपको भी अच्छे टीवी शो देखने का मन करता है कि नहीं करता है? सास भी कभी बहुत ही देखने का मन करता है कि नहीं करता है? अच्छे टीवी के गाने सुनने का मन करता है कि नहीं करता है? अगर बिजली नहीं होगी तो कहां से देखोगे भाई? कहां से देखोगे? ये आपको पिछली सदी में धकेल करके इन्होंने रखा है। बिहार को उन्होंने आधुनिक नहीं बनने दिया है। भाइयों बहनों, बिजली आएगी, कारखाने लगेंगे। हम कारखाने लगाना चाहते हैं, हम उद्योग लगाना चाहते हैं। आप ही बिहार का एक संतान, आप ही बिहार का एक युवान मेरी सरकार में मंत्री है और मैंने उसको इतना बड़ा काम दिया है, उतना बड़ा काम दिया है स्किल डेवलपमेंट का। ये स्किल डेवलपमेंट बिहार का भाग्य बदलने वाला है। मैं आपको कहने आया हूं भाई, यहां उद्योग लगे, यहां के नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट हो और यहां के जीवन बदल जाए। बिहार के नौजवान को बिहार में बूढ़े मां बाप को छोड़ करके रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं जाना न पड़े, ऐसा बिहार बनाने का मेरा इरादा है और उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और वो आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया। भाइयों बहनों, आज वक्त इतना बदल चुका है। रोड कनेक्टिविटी चाहिए, रेल कनेक्टिविटी चाहिए, एयर कनेक्टिविटी चाहिए, लेकिन अब जैसे जैसे युग बदला है, लोग कहते हैं हमें तो गैस ग्रिड चाहिए कि नहीं चाहिए। लोग कहते हैं, जब सूरत में मेरे यहां बिहार के लोग रहते हैं, वो जब यहां वापस आते हैं तो यहां झगड़ा होता है। वो जब कहते हैं कि जैसे नलके में पानी आता है ना, वैसे गुजरात में नलके में गैस आता है, तो यहां के लोग भरोसा नहीं करते। वो बिहार के लोग जब मुझे मिलते हैं तो बताते हैं, मोदी जी हमारे गांव के लोग तो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा भी होता है। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, वो दिन अब दूर नहीं है
जब मैं पटना तक शुरुआत करूंगा और सैकड़ों किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइन लगा करके पटना में घरों में गैस देना प्रारंभ कर दूंगा और आगे बिहार के और स्थानों पर भी गैस जाएगा। रसोई घर में टैप चालू करते ही गैस आएगा। अब गैस का सिलेंडर लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, किसी दलाल को पैसा नहीं देना पड़ेगा। यह काम हम करते हैं जी, और हजारों करोड़ रुपया लगता है इन कामों के लिए। यह आज मैं उद्घाटन उसका शिलान्यास करके आया हूं जी। काम शुरू हो जाएगा, बजट मंजूर कर दिया है। आपके यहां फर्टिलाइजर का कारखाना बंद पड़ा था, क्या यहां के नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर कारखाने नहीं होंगे तो रोजगार कहां से मिलेगा? और इसलिए भाइयों बहनों, हमने उस फर्टिलाइजर का कारखाना जो बंद पड़ा था उसको चालू करने का निर्णय किया है, ताकि यहां के किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर मिले, खाद मिल जाए और यहां के नौजवान को रोजगार मिल जाए। और करीब 5,000 करोड़ रुपया लगने वाला है, कम नहीं लगने वाला, 5,000 करोड़ रुपया लगने वाला है भाइयों बहनों। बरौनी में 5,000 करोड़ रुपया लगने वाला है। भाइयों बहनों, कुछ लोग होते हैं जो वादे की खातिर वादे करते हैं, फिर वादे भुला देने की कोशिश करते हैं, और फिर कोई वादे की याद दिला दें तो मुकर जाने की आदत रहती है। जैसे आपको कहा गया था बिजली दूंगा तभी तो वोट मांगने आऊंगा। भाइयों बहनों, मैं भी चुनाव के समय यहां आया था, मैंने भी वादे किए थे, लेकिन मैं वादे भुलाने के लिए नहीं आया। मैंने जो वादे किए थे उन वादों को मैं खुद दोबारा याद करने आया, और मुकर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है मेरे भाइयों बहनों। लोकसभा के चुनाव में पटना की धरती पर जब बम धमाके चल रहे थे, लोग मौत के घाट उतार दिए जाते थे, हिंसा के माध्यम से लोकतंत्र का गला दबोचा जा रहा था, उस समय बम धमाकों के बीच डरे बिना, विचलित हुए बिना, गुस्सा व्यक्त किए बिना, नाराजगी व्यक्त किए बिना, पूरे शांत मन से उस सभा को मैंने संबोधित किया था। मौत अंगड़ाई ले रहा था उस मैदान में, लेकिन पूरी स्वस्थता के साथ मैंने बिहार की जनता के साथ संवाद किया था। और ऐसे संकट की घड़ी में भी मैंने कहा था कि दिल्ली में जब हमारी सरकार बनेगी और जब पूरी योजना बनने लगेगी तो हम बिहार को 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। आपको याद है? नहीं है ना? मैं याद कराता हूं। मैंने वादा किया था, और आज मैं जब बिहार की धरती पर आया हूं तो मैं आपको कहता हूं वो वादा मैं निभाऊंगा। और सिर्फ 50,000 करोड़ से बात बनेगी नहीं अब तो, क्योंकि दिल्ली सरकार में बैठने के बाद बिहार को मैंने बारीकी से अध्ययन किया। बिहार में क्या अच्छा हो सकता है उस पर सोचने लगा, बिहार के सभी नेताओं से बातचीत करने लगा, सुझाव लेने लगा, और मेरे मन में धीरे धीरे एक समृद्ध बिहार का चित्र बनने लग गया, एक विकास वाला बिहार का चित्र खड़ा होने लगा। तो मुझे लगा ये अगर सपना मुझे पूरा करना है तो 50,000 करोड़ से पूरा नहीं होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने उससे भी ज्यादा बड़ा पैकेज देने का विचार कर लिया है। लेकिन अभी पार्लियामेंट चालू है,
तो मेरे जुबान पे थोड़ा ताला लगा हुआ है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट समाप्त हो जाएगी, मैं आपको खुद आकर के बता दूंगा कि कितना बड़ा पैकेज आपको मिलने वाला है, मैं आपको बता दूंगा। भाइयों बहनों, आजकल कुछ ऐसी झूठ फैलाए जाते हैं और उसमें किसी ने हमसे मांगा नहीं था, लेकिन जब सरकार का बजट आया तो हमारा सपना था बिहार को आगे ले जाने का, बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने का, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, और इसलिए हमने बजट के अंदर एक योजना बनाई। स्पेशल स्टेटस वाला राज्य, उसमें सबसे ज्यादा फायदा होने वाली बातें कौन सी है? और हमने पाया कि स्पेशल स्टेटस में दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, और हमने तय किया कि जो सबसे बड़ा फायदा है वो बिहार को मिलना चाहिए, बिहार को मिलना चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमने बिहार के लिए नए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए 15% इन्वेस्टमेंट अलाउंस और 15% का एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउंस, इसमें रिडक्शन का हमने घोषित कर दिया। मैं समझता हूं हिंदुस्तान में स्पेशल कैटेगरी का इतना बड़ा लाभ ये बिहार अगर दम हो तो ले सकता है। कितना बड़ा लाभ मिलेगा इसका आप अंदाज कर सकते हो। बिहार के नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, इसका आप अंदाज कर सकते हो। भाइयों बहनों, अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन ये जो मैं नजारा देख रहा हूं, इससे मुझे साफ लगता है कि जैसे लोकसभा में आपने मेरा साथ दिया, विधानसभा में भी उससे भी बढ़कर आप मेरा साथ दोगे। और बिहार में भाइयों बहनों, बिहार में इस बार आप निर्णय कर लीजिए, 2/3 बहुमत के साथ ही सरकार बनाएंगे। बनाएंगे? बनाएंगे। 2/3 बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार बनाइए। और मुझे बताइए, किसी ट्रैक्टर को एक इंजन लगा हो तो ज्यादा तेज चलता है कि 2 इंजन लगे हो तो ज्यादा तेज चलता है? बताइए, कितने इंजन चाहिए? कितने इंजन चाहिए? कितने इंजन चाहिए? तो आप दिल्ली में तो इंजन आपने दे दिया, अब बिहार में इंजन दे दीजिए। 2 इंजन से बिहार की गाड़ी ऐसी तेज चलेगी भाइयों, पिछले 60 साल में जो नहीं हुआ, वो तेज गति से हमारा विकास की यात्रा आगे बढ़ेगी। इसी एक संकल्प के साथ मैं फिर एक बार एनडीए के मेरे सभी साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और बिहार का भाग्य बदलेगा, इस विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।